तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 498 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग सारी इन्फॉर्मेशन को निकलवा रहा था, जहाँ पे लू फेंग को लेवल 5 के बारे में पता चला था। मोसा उससे सारी चीज़ें बताने लगता है। यहाँ पे लू फेंग भी अपने आप में बात करने लगता है। वो सोचने लगता है कि एक मिनिएचर यूनिवर्स जो कि ट्रू गॉड है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहे, तो अगर वो वूकी गॉड और ब्लड गोस्ट ब्लेड या फिर सी विंग्स को यूज़ करेगा तो फिर भी वो इस लेवल को अटेंड कर सकता है। लू फेंग कहता है तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। इसके बाद मोरोसा आगे कहता है कि हमारे पास एक ही किलर मूव होता है जिसके कारण हम उस ऑरिजिन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इसके पास एक बहुत ही पावरफुल मूव होता है, लेकिन अगर हम इस किलर मूव को यूज़ करें तो हमारी एनर्जी कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको आसानी से यूज़ नहीं करते हैं। तो लू फेंग पूछता है 6 स्टेज का क्या है। तो मोरोसा कहता है 6 स्टेज। यहाँ पे उस धीरे धीरे कहता है कि जैसे सेक्टर भी 6 स्टेज में आता है, तो ये ऐसा है कि जितनी भी बाकी सारे सेक्टर बीस्ट है उन सब की जो आशा है वो खत्म हो चुकी। मतलब यहाँ पे 6 स्टेज इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे कोई भी उसको हरा ही नहीं सकता है। यहाँ पे 5th स्टेज सेक्टर बीस्ट तो उसके लिए कुछ थ्रेट ही नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता, वो एक अल्टीमेट किंग है। तो यहाँ पे लू फेंग उससे पूछता है कि 6th स्टेज में स्पेशल क्या है। तो वो कहता है कि एबिलिटी की बात करें तो 5th स्टेज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन उसकी डिस्ट्रक्शन टेक्निक की एग्जीक्यूटिव नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लू फेंग फिर से पूछता है कि स्पेशल क्या है, जिसके बाद मोरोसा कहता है कि उसके पास अपनी 10 मिलियन बॉडीज होती हैं, जिसको सुनकर लू फेंग हैरान हो जाता है कि क्या क्या 10 मिलियन बॉडीज। अब यहाँ पे मोरोसा कहता है कि जैसे ही कोई फर्स्ट सेक्टर भी जो कि 6th स्टेज में जाता है वो असल में किंग बन जाता है। यहाँ पे 6th स्टेज में उसकी बॉडी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके अंदर से 10 मिलियन अदर बॉडीज निकलती है। अगर यहाँ पे तुम सब मिलकर भी उन 10 बॉडीज को मार दो तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, वो कभी भी रुकेगी नहीं। जिसके बाद वो आगे कहता है कि ओरिजिनल बॉडी के पास सबसे ज़्यादा पावरफुल मौजूद होती है, और बाकी सारे बॉडीज जनरली कमजोर होते हैं, जो कि बैटल के लिए नहीं होते, वो सिर्फ सर्वाइविंग के लिए होते हैं। और यहाँ पे उन सब की पावर बहुत ज़्यादा होती है और सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सुनकर लू फेंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा बॉडी जो कि 6th स्टेज में उसके पास 10 मिलियन। और लू फेंग पूछता है कि उसे मारा कैसे जाए। तो मोरोसा कहता है पहली बात उसे सोल टेक्निक से मारा जा सकता है। जब तक तुम उसके सोल को अटैक करके मार दिए तो यहाँ पे उसकी सारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर यहाँ पे आप लोग चाहकर भी यहाँ पे उसको सोल को नहीं मार पाए तो यहाँ पे उसके सारी बॉडीज को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। लेकिन लू फेंग से कहता है मास्टर अगर वो लेवल 6 का हो तो आपके इस पावर लेवल के अनुसार भी आप उसके सोल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो लू फेंग हामी भरता है। जिसके बाद मोरोसा कहता है सेकेंड यहाँ पे आपको सारे 5th स्टेज सेक्टर बीस्ट को मारना होगा, जिसके कारण आपको 6th स्टेज का कभी पैदा ही नहीं हुआ, जिसके कारण आप उसको मार सकते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं थर्ड यहाँ पर किस्मत के भरोसे भी रहा जा सकता है। तो लू फेंग कहता है किस्मत। तो यहाँ पे मोरोसा कहता है हम हमारी किस्मत के अंदर भी यहाँ पे हमारे अंदर 1 बिलियन सेक्टर बीस्ट है, जिनमें से एक ही सिर्फ किंग बन सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनमें से कोई 6th भी ना हो, ना 5th भी ना हो, या फिर कुछ भी ना हो सके। वहाँ पे अगर 2nd स्टेज का भी सेक्टर बीस्ट अगर लास्ट में जिंदा रहा तो वही अल्टीमेट किंग बनेगा। वहाँ पे लेवल 1 का भी अगर रहा तो वही अल्टीमेट किंग बनेगा, जो कि सर्वाइविंग के लिए होता है। अब यहाँ पे लू फेंग सब सुनकर शौक हो जाता है और कहता है कि क्या तुम कह रहे हो कि 5th स्टेज का सेक्टर बीस्ट भी किंग बन सकता है। तो वो कहता है हम यहाँ पे हमारी किस्मत इन सब में होती है, जो कि फाइनल में बनता है वही से सेक्टर बीस्ट बनता है। तो लू फेंग सारी चीज़ें समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। लू फेंग जान जाता है कि यहाँ पे उन सबको मार दिया जाएगा तो यहाँ पे खतरा होगा नहीं। यहाँ पे जब जड़ें नहीं होगी तो पेड़ बड़ा कैसे होगा। जिसके बाद मोरोसा कहता है कि जैसे यहाँ पे एक किंग बड़ा बॉर्न होगा, यहाँ पे कोई भी उसको स्टॉप नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि आप भी 10 से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग क्यों ना है, आप फिर भी फाइनल किंग को हरा नहीं पाएंगे। 6th स्टेज सेक्टर बीस्ट बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होता है। लू फेंग सारी चीज़ समझ चुका होता है कि आखिरकार ये कितना ज़्यादा खतरा है। अब यहाँ पे ऐसे लू फेंग सोच रहा होता है। जिसके बाद मोरोसा कहता है मास्टर मेरे पास एक और चीज़ है जो कि मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। तो लू फेंग कहता है कहो। तो मोरोसा कहता है कि जैसे मैंने उन सारे को कमांड किया है, सारे सेक्टर बीस्ट के नेशनल न्यूज़ फैल गई होती है, और यहाँ पे सभी अभी सेक्टर बीस्ट बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि वो अभी आपको सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। मुझे यहाँ पे ये अफ्रेड है कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है 5th स्टेज सेक्टर बीस्ट को बॉर्न होने में। तो लू फेंग यहाँ पे समझ चुका होता है। लू फेंग टेरिफाइड हो चुका था कि वो भी उन सब का सबसे बड़ा एनिमी हो चुका होता है। जिसके बाद लू फेंग पूछता है कि मेरे पास कितना टाइम है। तो मोरोसा कहता है अभी देखा जाए तो ओरिजिनली अभी इसको होने में सेवरल ट्रिलियन ईयर्स लगने वाले थे, लेकिन अभी देखा जाए तो अभी आपने जो हरकत की है उसके कारण अभी आपके लिए
लिए अभी सिर्फ 100,000 यूराज ही बाकी है। वो सारे सेक्टर बीस्ट मिलके अपने आप को ग्रो कराना चाहेंगे। बेडी अभी लेवल 4 में आ चुका है और वो स्वैलो करते हुए अपने आप को बहुत ही टेंस ऑफ एराज में लेवल 5 में कर लेगा। तो लू फेंग ये सुनकर हैरान हो चुका था, जहाँ पे वो कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप जल्दी एक्ट करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो लू फेंग भी हाँ ही बढ़ता है और अब फिर हमें वर्ल्ड ऑफ जिन के ईस्ट आर्मी मिलिट्री सिंह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें मिल्की वे को भी दिखाया जाता है। यहाँ पे लू फेंग ने अभी तक बहुत बड़ा एक्सचेंज कर लिया होता है और उससे भी कई सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी होती है। लू फेंग की पावर भी बढ़ चुकी होती है। अब यहाँ पे मिल्की वे ओरिजिनल यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग व्हाइट कैप में पहना हुआ एक स्पेस में आ चुका होता है, वहाँ पे फ्रीज हो चुका होता है। जिसके बाद लू फेंग सभी को ऑर्डर देता है कि इस पोर्टल को गार्ड को और कोई भी इसको डैमेज नहीं कर सकता। लू फेंग अभी मिनिएचर यूनिवर्स में आ चुका था और वहाँ पे कई सारे ट्रिगर्स होते हैं, 100 यूनिवर्स मास्टर होते हैं, 3 ट्रिगर्स 100 यूनिवर्स मास्टर, वो सभी हामी भरते हैं। जिसके बाद लू फेंग अपनी मिनिएचर यूनिवर्स पे आ चुका होता है। इसके बाद लू फेंग आ चुका होता है अपने मिल्की वे होली लैंड के पास। अब मिल्की वे होली लैंड समझ लो तो लू फेंग का मिनिएचर यूनिवर्स होता है, जहाँ पे वो कहते हैं कि अगर तुम सबको किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस इशू हो तो आप लोग जाके प्राइमरी केओस सिटी लीडर से डिस्कस करना। जिसके बाद लू फेंग स्टार्टर में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। लू फेंग कहता है कि मुझे अपने आप को इस एक एरा के अंदर अनडाइंग रिवर को कंप्लीट करना ही होगा ताकि मैं अपने आप को और भी पावरफुल बना सकूं। अगर यहाँ पे मैंने अनडाइंग रिवर को फिनिश कर लिया तो मैं अपने आप को फिर से रिवाइव कर सकता हूँ। अगर मैं मारा भी गया यहाँ पे मैं इस फाइट को लूज नहीं कर सकता हूँ, मैं इसे अनडाइंग रिवर को सीखना ही होगा। जिसके बाद लू फेंग इस अनडाइंग रिवर टेक्निक को यूज करना सीखना शुरू करता है। अनडाइंग टेक्निक समझ लो ऐसा है कि आप अगर मारे भी क्यों ना गए तो आप फिर से रिबॉर्न हो जाओगे, लेकिन आपकी वो सारी जितने भी ये सारी ट्रेजर्स होगी वो लॉस्ट हो जाएगी। टाइम पास होने लगता है, 1 साल पास हो चुका होता है। यहाँ पे दिखाया जाता है लू फेंग अपने उसी ब्लैक स्टोन पिलर्स के सामने टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर्स में कल्टीवेट कर रहा होता है और अपने सारे जितने भी वैल्यूबल्स होते हैं उन सबको रखा होता है। और फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग के मिनिएचर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लू फेंग उन सारी टेक्निक्स को सीख रहा होता है और लू फेंग अपने एक ड्रॉप ऑफ ब्लड को निकालता है और यही ड्रॉप ऑफ ब्लड होता है कि अगर लू फेंग यहाँ पे मारा भी गया तो ये ड्रॉप ऑफ ब्लड से वो रिवाइव हो जाएगा, जो कि हर एक 1000 साल के अंदर लू फेंग एक ड्रॉप ऑफ ब्लड को यूज कर सकता है। मतलब यहाँ पे लू फेंग 1000 साल के बाद एक और ड्रॉप रखेगा और लू फेंग 2 बार रिवाइव हो सकता है, सेकेंड टाइम भी हो सकता है। ऐसे ही 1000 साल में ऐसा हो सकता है। लू फेंग कहता है कि एक ड्रॉप काफ़ी होगा, यहाँ पे मैं मरूंगा तो मैं रिसरेक्ट हो जाऊंगा और फिर मैं अपने एक ड्रॉप को डाल लूंगा। जिसके बाद लू फेंग वहां से निकल जाता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि सेक्टर बीस्ट को इंस्लेव किए हुए 1890 ईयर्स पास हो चुके होते हैं और यहाँ पे लू फेंग प्राइमरी केओस सिटी लीडर से बात करने आया होता है। उस बताया था कि वो सेक्टर बीस्ट से फाइट करने के लिए जा रहा है, जहाँ पे लू फेंग कहता है कि आप इसके बारे में किसी को बताइएगा मत, यहाँ पे मैं फेल हूँ या फिर सक्सेड हूँ, यहाँ पे आप किसी को मत बताइएगा। तो यहाँ पे प्राइमरी केओस सिटी लीडर कहते हैं कि क्या तुम्हें अपने फ्रेंड या फैमिली को गुड बाय किया? तो लू फेंग कहता नहीं, मैं तो बस यहाँ पे आपको बताने के लिए गया था, यहाँ पे मैं सक्सीड हूँ या फिर नहीं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब लू फेंग अपनी सारी चीज़ों के बारे में बताता नहीं है कि वो क्या करने वाला है। जिसके बाद लू फेंग वहाँ से निकल जाता है और किसी को भी नहीं पता होता है लू फेंग के बारे में कि लू फेंग यहाँ पे निकल चुका है, यहाँ पे हंट करने सेक्टर बीस्ट में। सेक्टर बीस्ट के नेक्स्ट में ही फ्रेम यूनिवर्स ओशन का सीन दिखाया जाता है। लू फेंग आगे जा रहा होता है, यहाँ पे लू फेंग मोरोसा से ही उसके लोकेशन के बारे में सारी चीज़ें पूछ रहा होता है। वहाँ पे आगे वो बढ़ता जा रहा होता है। मोरोसा जो कि अपने माइंड से सबसे बात कर सकता है, वो आके सेक्टर बीस्ट के नेक्स्ट के अंदर के लोकेशन के बारे में भी डिटेक्ट कर सकता है। जिसके बाद वो आगे जाने लगता है, जहाँ पे वो लैंड ऑफ डार्कनेस में जाने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे ऐसे लू फेंग बात करने लगता है, वो इन सब के बारे में ऐसे ही बात करने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कहता है रुको मोरोसा, मैं यहाँ पे लैंड ऑफ डार्कनेस में जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे बल्कि तुम जाओ पर्पल मून होली लैंड में, जहाँ पे तुम अपनी पावर को वहाँ पे जाके उसके पर्पल मून होली लैंड्स के उस मिनिएचर में उसको एब्जॉर्ब कर लो, बस उसे स्वैलो करना और वहाँ से निकल जाना, ठीक है। तो यहाँ पे मोरोसा भी खुश होता है। जिसके बाद लू फेंग उस तरफ जाने लगता है, जहाँ पे लू फेंग तो अपने उस पर्पल मून होली लैंड को सॉन एनिमी मान चुका होता है। यहाँ पे ऐसे वो आ जाने लगता है और फिर हमें बताया जाता है मोरोसा को, जो कहता है पर्पल मून होली लैंड का मिनिएचर बहुत ही बड़ा है, उसके मिनिएचर यूनिवर्स में कई सारे ट्रिगर्स हैं और यहाँ पे उसके स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के कारण में उसके 1/100 के मिनिएचर यूनिवर्स को ही
नहीं खा सकता हूँ, अगर उसको स्वैलो करना हो तो मुझे यहाँ पे 1,00,000 साल लग जाएंगे। यहाँ पे जिसकी जितनी ज़्यादा विल पावर स्ट्रांग होगी, जितने ज़्यादा स्ट्रांग विल, जितने ज़्यादा ट्रू गॉड्स उसको प्रोटेक्ट करते रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपको टाइम लगेंगी उन सबको कंज्यूम करने में। तो लू फेंग भी हैरान हो जाता है कि इतना लंबा अरसा कैसे लग सकता है। जहाँ पे मोरोसा कहता है मास्टर क्या आप जानते हैं कि आप सच में यहाँ पे दूसरे की मिनिएचर यूनिवर्स को स्वैलो करना चाहते हैं? तो यहाँ पे लू फेंग कहता है जाने दो, यहाँ पे तुमको बहुत ही टाइम लगने वाला है, यहाँ पे तुम 100 साल तक रह सकते हो। तो मोरोसा कहता है ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे स्टार टावर में लू फेंग आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग जानता था कि अभी ये टाइम बहुत ही जरूरी है। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है, वर्ल्ड ऑफ जिन की तरफ जाने लगता है। आधे दिन के बाद लू फेंग स्टार टावर्स में वहाँ पे एक मैसिव लाइफ फॉर्म्स की जाने तरफ लगने लगती है। लू फेंग गॉर्ली किंग में आ चुका होता है। यहाँ पे दिखाया जाता है आधे महीने बाद टाइम पास हो चुका होता है। लू फेंग अपने सामने देखता है जहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ ईराज बीत चुके होते हैं और वहाँ पे और भी ज़्यादा नंबर बढ़ चुका होता है। अब यहाँ पे लू फेंग आ चुका है वर्ल्ड ऑफ जिन में, जहाँ पे वर्ल्ड ऑफ जिन में वो सारी चीज़ जितने भी एक्सचेंज पॉइंट्स थे उन सबसे एक्सचेंज करके वो सारे ट्रू ट्वेल्स को ले सके। और लू फेंग वहाँ आता है। यहाँ पे लू फेंग ऐसे ही इस्तेमाल करता है और कहता है ये मेरी बैटल सेक्टर 20 में और इन सारे ट्वेल्स से मेरी जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाएगी। जिसके बाद लू फेंग उस वर्ल्ड रिंग को लेकर वहाँ से निकल जाता है ताकि वो वहाँ से जा सके। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग वर्ल्ड ऑफ जिन में आया होता है क्योंकि वो वहाँ पे ट्रेजर्स को इवोल्यूट कर सकता है। अब यहाँ पे समझ लो तो लू फेंग तो वर्ल्ड ऑफ जिन का किंग कहा जा सकता है। उसके पास ट्रेजर्स, उसके पास जो पॉइंट्स है उसकी कमी नहीं थी, जहाँ पे वो इन सबको आके इवोल्यूट कराने आया होता है। पहले वो वॉर में जाने के लिए पहले वो वर्ल्ड ऑफ जिन में आ चुका होता है अपने सारे ट्रेजर्स के बारे में जानने के लिए। और हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग के पास सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेजर सी विंग्स होते हैं और स्टार्टर और वही इन सब के बारे में जहाँ पे वो आ चुका होता है। वहाँ पे उसको देखकर वहाँ पे गोल्डन फिगर होता है और कहता है लॉर्ड मिल्की वे, जहाँ पे लू फेंग उससे कहता है कि यहाँ पे प्लीज मेरे इन सारे जितने भी ट्रेस है उनको इवोल्यूट करने में मदद करें। जहाँ पे लू फेंग अभी करवाने वाला था अपने सारे ट्रेस को इवोल्यूशन, मतलब उसके कितने पॉइंट्स, अगर उसे बेचा जाएगा तो उसके कितने पॉइंट्स में बिकेगा। क्योंकि लू फेंग को कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि वहाँ पे इन सारे का कनेक्शन वर्ल्ड ऑफ जिन से जरूर मौजूद है। और दिखाया जाता है कि सी विंग्स को वहाँ पे रखता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो पूछते हैं कि आपके पास कैसा ट्रेजर्स है, और वो कहते हैं कि आपके पास जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर्स होंगे उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड होंगे। अब यहाँ पे लू फेंग सी विंग्स को रखता है ताकि वो उसके बारे में जान सके। और फिर यहाँ पे लू फेंग वेट करने लगता है और तभी गोल्डन फिगर आता है और कहता है लॉर्ड मिल्की वे, ये विंग असल में ऑटोमन टाइप ट्रू ट्वेल्स है। इसकी प्राइस पोजिशन वो नेशन के द्वारा बनाई गई होती है और इसे डिस्ट्रॉय भी किया गया था और इसको असल में केओटिक गोल्डन विंग्स कहा जाता है। तो ये सुनकर लू फेंग हैरान हो जाता है कि क्या इसे वू नेशन के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है और इसे केओटिक गोल्डन विंग्स कहा जाता है। अब यहाँ पे लू फेंग इन सब के बारे में नहीं जानता है। लू फेंग को भी हैरान था कि आखिरकार प्राइमरी केओस सिटी लीडर ने इसे सिव विंग्स का नाम क्यों रखा। अब यहाँ पे वो गोल्डन फिगर कहता है कि केओटिक गोल्डन विंग्स कंटेन्स असल में 6 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं और कंस्टेंटली इसमें 5 पेयर्स मौजूद है, जिसमें कि इसमें 6 पेयर यहाँ पे अभी गायब है। तो यहाँ पे गोल्डन फिगर आगे कहता है कि इसे डिस्ट्रॉय होने से पहले ये वू नेशन का सबसे प्रॉस्परस टाइम था। ये असल में जिन नेशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था, थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर था, इनकी पावर भी बहुत ज़्यादा थी और वो ऑटोमन टाइप ट्वेल्स बनाने में माहिर थे और इस सबसे उन्होंने इस विंग्स को ही बनाया। अब लू फेंग इन सब के बारे में जानता था, इसके बारे में वो आगे कहता है कि यहाँ पर ये इन सब के अंदर है, वो उन सब के सारी चीज़ों के बारे में बताने लगता है। अब यहाँ पे जो अंदर इन सारे वर्ल्ड ऑफ जिन वू नेशन ये सभी है ना, वहाँ पे ऑटोमन वेपन्स को ही ज़्यादा इन सब के बारे में वैल्यू दिया जाता है। समझ लो जैसा कि हमने जाना वू की गॉड ये सारे इतने पावरफुल है कि वो ट्रू गॉड ऑफ वार स्पेस तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इतनी पावरफुल वेपन्स मौजूद होती है जो कि असल में ऑटोमन्स वेपन्स होती है। जिसके बाद लू फेंग भी यहाँ पे मंबल करते हुए कहता कि हाँ ये सब तो यही है। जिसके बाद वो आगे कंटिन्यू करते होते कहता है कि यहाँ पे ट्रुप्स की मदद से इन सब के ट्वेल्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसा कि जिनलुओ यूनिवर्स में ये केओटिक गोल्डन विंग्स असल में वहाँ का मोस्ट आउटस्टैंडिंग ट्रेजर्स देखा जा सकता है जो कि सिविलाइजेशन में बिलोंग करता है। तो ये सुनकर लू फेंग भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है ऑटोमन टाइप ट्रू ट्वेल्स देखा जाए तो ये उन सारे विंग्स के यूज किया जा सकता है जो कि होली लेवल के हैं। यहाँ पे हमारे गॉली किंग यहाँ पे इन सब के लिए यूजलेस है, उन सब के लिए बहुत ही यूजलेस है। असल में ये ऑटोमन टाइप ट्रू ट्वेल्स इटर्नल ट्रू गॉड्स के द्वारा यूज किया जाता है जो कि बहुत ही पावरफुल था। यही सुनकर लू फेंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि लू फेंग जिस विंग्स को यूज कर रहा है वो असल में इटर्नल ट्रू गॉड्स के लिए था।
वो इसे यूज़ किया करते हैं। जिसके बाद वो आगे क्या था, केओटिक गोल्डन विंग्स, ये असल में 6 पेयर्स था और इन सब के अलग अलग लेवल्स भी होते हैं। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स में हम लोग इससे टाइम और स्पेस को एक्सलरेट कर सकते हैं, किसी के स्पीड को चेंज कर सकते हैं। जिसके बाद सेकंड पेयर्स ऑफ विंग्स से हम लोग टाइम एंड स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं और वहाँ पे हम थर्ड पेयर्स ऑफ विंग्स से हम एक ही रीड में वो स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ विंग्स से हम लोग किसी भी एक पूरे के पूरे यूनिवर्स को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। फिफ्थ पेयर ऑफ विंग्स से हम लोग पूरे के पूरे केओस को कंट्रोल कर सकते हैं और इसी के कारण केओटिक गोल्डन विंग्स इसका नाम पड़ा। और 6 पेयर्स इसका एक असल में अटैकिंग पावर होती है, जिसकी पावर इनविंसिबल होती है और ये पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है। यहाँ पे गोल ऑफ केओस के कारण इसकी ओरिजिन की पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये यहाँ पे बहुत ही पावरफुल था। इसकी पावर समझ लो कि ये इटर्नल ट्रू गॉड्स के बैटल में ये काम आती है, तो इसकी पावर कितनी ही ज़्यादा हो सकती है। तो ये सुनकर लू फेंग भी हैरान हो चुका था, जिसके बारे में लू फेंग भी इन सब के बारे में सोचने लगता है। और यहाँ पे लू फेंग के अभी भी फोर्थ पेयर ऑफ विंग्स के पावर को यूज़ नहीं कर पाता, क्योंकि अभी उसकी कॉम्प्रिहेंशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। जिसके बाद लू फेंग अपने स्टार ट्रेस को भी यहाँ पे एवोल्यूट करने लगता है, जहाँ पे सडनली यहाँ पे लू फेंग अपने 9 स्टोरी मतलब स्टार टावर को निकाल लेता है, ताकि वो स्टार टावर के बारे में भी जान सके कि आखिर स्टार टावर की मिस्ट्री क्या है। अब लू फेंग उसको देता है, वो भी कंफ्यूज था कि आखिर ये है कहाँ का और ये आखिर इसकी पावर क्या है। अब यहाँ पे गोल्डन उसको एवोल्यूट करने लगता है, कि टाइम बीतने लगता है और लू फेंग हैरान होने लगता है, क्योंकि यहाँ बाकी जितने भी ट्रेस लू फेंग ने दिए थे वो बहुत ही जल्दी हो गए थे। 1 सेकंड 2 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट पास होने लगते ही लू फेंग हैरान हो गया था और अभी भी गोल्डन लाइट कुछ भी यहाँ पे रिएक्ट नहीं की होती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो अभी भी वेट कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे गोल्डन लाइट थोड़ी देर बाद आ जाती है और लू फेंग पूछता है कि ये कैसा है। तो यहाँ पे वो गोल्डन लाइट कहता है कि मैंने इसको केयरफुली इंस्पेक्ट किया, लेकिन हमने इसके बारे में कुछ भी फाइंड नहीं कर पाया, क्योंकि ये हमारे आउट ऑफ रेंज में इंस्पेक्शन के आउट ऑफ रेंज में। तो लू फेंग भी कंफ्यूज था कि क्या आपके रेंज में हम। तो गोल्डन लाइट कहता है हाँ, मैं यहाँ पे जितने भी वैल्यूबल्स थे उन सब के बारे में जानता हूँ। यहाँ पे हमारे अंदर इटर्नल ट्रू गॉड्स के अंदर के वैल्यूबल्स के द्वारा में देखा जा सकता है, लेकिन आपकी जो ट्रेजर्स है वो असल में इटर्नल ट्रू गॉड लेवल तक को सरपास कर जाती है, जो कि होली लेवल्स के भी ऊपर के द्वारा यूज किए जा सकते हैं। ये होली लेवल के भी एटलीस्ट होंगी। तो इस उनको लू फेंग पूरी तरह से सरप्राइज हो गया था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अब स्टार टावर इतना पावरफुल है कि इटर्नल ट्रू गॉड्स के लेवल तक के ऊपर के द्वारा यूज किया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जब वो गोल्डन लाइट कहता है मिल्की वे, मैंने आपके गोल्डन किंग की तरफ से मैसेज को देखा है, जो कि बहुत ही वैल्यूबल है। तो वो भी क्या ओवर जॉयड खुश होते हुए कहता है कि क्या गोल्डन किंग ओवर मैजिस्ट्रेट से। अब यहाँ पे लू फेंग पूछता है कि आगे का गोल्डन किंग क्या कह रहे हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये टावर टाइप वैल्यूबल्स ये गोल्डन किंग के द्वारा फॉर्ज किया गया है और ये डेफिनेटली एक टॉप टाइप वैल्यूबल्स है, जो कि गोल्डन किंग एक्सपर्ट थे इसको बनाने में, ये उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो ये सुनकर लू फेंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि असल में ये जो स्टार टावर है वो गोल्डन किंग का असल में एक मेजर वेपन्स था और एक मेजर वेपन्स बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। गोल्डन किंग के लेवल बहुत ज़्यादा होती है और लू फेंग पूरी तरह से हैरान हो जाता कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। लू फेंग हैरान था कि आखिरकार सिटिंग माउंटेन गेस्ट इसको कैसे बना सकते हैं। लू फेंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्योंकि सिटिंग माउंटेन गेस्ट सिर्फ एक ट्रू गॉड लेवल के ही बंदे थे, वो चाहकर भी ऐसे पावरफुल ट्वेल्स को नहीं बना सकते थे, जो कि इटर्नल ट्रू गॉड्स लेवल के तक के ऊपर पावरफुल बंदे उसको यूज करने लगता है। लू फेंग भी हैरान हो जाता कि आखिर ये आया कहाँ से है। वो अभी भी कंफ्यूज होता है और यहाँ पे वो उससे पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे हो सकता है कि ये जिन कंट्री में होगी जो कि डिस्ट्रॉय हो चुकी और यहाँ पे किसी को भी इसके बारे में नहीं पता होगा और यहाँ पे सिटिंग माउंटेन गेस्ट को कैसी भी वो मिल गई होगी। या फिर ये दूसरा रीजन हो सकता है कि यहाँ पे एक और ये कि जिन कंट्री डिस्ट्रॉय हो गई होगी और सुप्रीम बैंक्स एंशिएंट टावर को स्टार टावर को यहाँ पे छोड़ कर चली गई होगी और किसी को भी इसके बारे में नहीं पता होगा। और अनदर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सुप्रीम बैंक इस स्टार टावर को फोर्स किए होंगे और इसको कभी भी पब्लिकाइज नहीं किया होगा। अब लू फेंग को कभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने इसको बनाया है। लू फेंग को लग रहा था कि यहाँ पे सिटिंग माउंटेन गेस्ट को उन्हें लक के माध्यम से मिला होगा, वहीं पे उससे मिल गया होगा। फिर दिखाया जाता है लू फेंग अपने ब्लड ब्लेड शैडोज को भी निकालता है। यहाँ पे ऐसे सिलसिला जारी होता है जहाँ पे उन सारे वेपन्स को लू फेंग एवोल्यूट करा रहा होता है, जहाँ पे लू फेंग ऐसे ही करने लगता है।
और अब फिर हमें ऐसे ही दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग को ये भी पता चलता है कि असल में स्टार टावर सील टाइप ट्रेस था। अब स्टार टावर के बारे में तो आपने जान ही लिया, तो चलो इसको मैं स्किप करता हूँ, जहाँ पे आपको तो मैंने डिटेल वीडियो में स्टार टावर के बारे में बता ही लिया था। अब फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग को, जहाँ पे लू फेंग पूरी तरह से हैरान था कि यहाँ पे इसके पास इतने वैल्यूबल चीज़ें मौजूद थी स्टार टावर। लू फेंग को समझ नहीं आ रहा था कि सिटी माउंटेन गेस्ट क्या है, वो क्या है, कितने पावरफुली आखिरकार उनके पास कैसे। लू फेंग क्या था कि मेरे पास स्टार टावर है, अगर वहाँ पे 10 मिलियन सेक्टर बेस भी मेरे पास क्यों ना एक साथ अटैक करे, स्टार टावर के रहते मुझे कोई भी हर्ट नहीं कर पाएगा। अब आप लोग समझ लो कि यहाँ पे वो सारे बीस्ट अगर ट्रू गॉड लेवल पे भी क्यों ना होंगे, अगर लू फेंग स्टार टावर के अंदर रह गया तो वहाँ पे वो सारे ट्रू गॉड्स के लेवल भी या फिर लेवल 3 लेवल 4 के भी अटैक करेंगे, तो लू फेंग को जरा सा भी खर्च नहीं करेगा, यहाँ पे स्टार टावर को वो जरा सा भी नुकसान नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे लू फेंग केयरफुल होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि लू फेंग यूनिवर्स ओशियन में आ चुका होता है, उसके साथ मोरोसा भी होता है, जिसके बाद वो कहता है चलो तुम आगे चलो, और पूछता है क्या तुम यहाँ पे सेक्टर 20 के अंदर सब चीज चेंज कर सकते हो, जिसके बाद वो कहता है हाँ। तो लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है जैसा मैं कहूँगा वैसे कहो, चलो मुझे हाई में जाना है, यहाँ पे हमें जितना सेक्टर 20 को पकड़ना उतना पकड़ना है और मैं उन सबको ला के तुम्हें स्वैलो कराऊँ। तो ये सुनकर मोरोसा बहुत ही खुश था। यहाँ पे लू फेंग कहता है बस मुझे मदद करो, यहाँ पे मैं तुम्हें और भी पर्क्स दूंगा। यहाँ पे लू फेंग का प्लान था कि असल में यहाँ पे सेक्टर 20 बॉर्न होगा, एक अल्टीमेट किंग आएगा तो क्यों ना मैं ही एक अल्टीमेट किंग बना दूं, मतलब वो मोरोसा को एक अल्टीमेट किंग बनाना चाहता था। जिसके बाद वो सभी चले जाते हैं सेक्टर पीक की तरफ और लू फेंग स्टार टावर में होता है ताकि वो सेक्टर 20 के हाई में जा सके। अब आधे दिन के अंदर ही लू फेंग वहाँ पे आ चुका होता है, लू फेंग उसके अंदर घुस चुका होता है। लू फेंग के पास स्पेस ऑफ विंग्स होती है और इस विंग्स के अनुसार लू फेंग अपने आप को छिपा सकता है। और लू फेंग कहता है मैं पहली दफा यहाँ आया हूँ इसलिए मुझे केयरफुल रहना होगा। जिसके बाद लू फेंग स्टार टावर को अंदर ले आता है। लू फेंग को थोड़ी सी नॉलेज मिली होती है क्योंकि यहाँ पे और सारे बंदे आके इन सब के बारे में पता लगा चुके होते हैं। लू फेंग आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग ने कई सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सचेंज करा लिया होता है अपने लिए ताकि वो इनसाइड ट्रेस को यूज कर सके। लू फेंग के पास कई सारी चीज़ें मौजूद होती है, वो अंदर जाने लगता है और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि स्टार टावर से लू फेंग आगे बढ़ने लगता है। लू फेंग अपने आप को टेलीपोर्ट करके आगे जाने लगता है और वो यहाँ पे और भी सेफ्टी और डेंजरस रीजन्स के अंदर जाने लगते हैं। वहाँ भी अलग अलग नाम होते हैं, 3 स्टॉर्म्स, एबिस, आइस विंड, टेबल केव, ऐसे ऐसे जगह होते हैं। जिसके बाद वो आगे जाने लगते हैं और जबकि यहाँ पे लू फेंग के पास मोरोसा था तो उसके अनुसार वो आराम से आगे जाकर वहाँ पे लोकेशन के बारे में पता लगा सकता था। अब दिखाया जाता है कि लू फेंग आगे बढ़ने लगता है, लैंड ऑफ डार्कनेस की तरफ जाने लगता है। यहाँ पे सेक्टर 20 मोरोसा उससे पूरी मदद कर रहा होता है, वो बताने लगता है कहाँ पे कौन है, कहाँ पे आप टेलीपोर्ट कर सकते हैं। जहाँ पे ऐसे ही आगे सिलसिला होने लगता है और अब फिर हमें लू फेंग का मिनिएचर यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अपनी गॉली पावर अवतार में होता है। मोरोसा उसे स्टार मैप की जो सेक्टर 20 की नेस्ट होती है उसे देता है। अब यहाँ पे ऐसे ही होता है, यहाँ पे वो आगे जाने लगता है और उसके अप्रॉक्सीमेट रीजन देने लगता है। वो कहता है कि यहाँ पे आप संभल के रहिएगा क्योंकि अगर इसके अंदर आ गए तो यहाँ से निकल पाना बहुत ही मुश्किल होगा। जहाँ पे मोरोसा उसे सारी चीजें बताने लगता है कि सेक्टर 20 का नेस्ट कैसा है। अब समझ लो तो एक स्फीयर है, गेंद के जैसा है, जहाँ पे ये एक नेस्ट है, वो यहाँ के पूरी जगह को सेंस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी यूनिवर्स ओशियन जो कि ट्रू गॉड इसके अंदर आएगा तो गुम हो जाएगा, मतलब लॉस्ट हो जाएगा। जिसके बाद सेक्टर 20 कहता है कि यहाँ का हर स्पॉट यहाँ पे एक रिप्रेजेंट करता है सेक्टर 20 को। यहाँ पे चारों तरफ सेक्टर 20 फैले हुए हैं। अब यहाँ पे आप समझ लो कि ये एरिया बहुत ही बड़ा है, एक डेंसिटी मामले में भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। जिसके बाद वो सारी चीज़ें बताने लगता है, हर एक चीज़ जो कि लू फेंग के लिए ज़रूरी होती है। जहाँ पे वो कहता है मास्टर यहाँ पे आपको माउंटेन रेंज, रिवर और जायंटिक माउंटेन रॉक्स के लिए यहाँ पे डिटरमाइन करना होगा, तभी आप यहाँ पे इन सबको देख सकते हैं। और अभी इस जगह पे टोटल 9.2 मिलियन सेक्टर 20 मौजूद है। तो ये सुनकर कहता है बहुत अच्छे, चलो यहाँ पे मुझे एक जगह ले जाओ 10,000 वाटर वेव्स रीजन में, जहाँ पे वो कहता है कि मैं यहाँ पे उन सबको मार्क्स तो नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा तो नहीं है, तो यहाँ पे आपको अपने से ही जाना होगा। जिसके बाद वो आगे जाने लगते हैं, लोकेशन को चेंज करते करते लू फेंग फाइनली 10,000 वेव्स के पास आ चुका होता है और वहाँ पे वो कंप्लीटली साइलेंस होता है, कुछ भी नहीं होता है। और लू फेंग यहाँ पे थोड़ा सा भी केयरलेस नहीं होता, वो आगे बढ़ रहा होता है। वो जानता था कि यहाँ पे अगर कुछ होगा, अब लू फेंग अपने इनविंसिबल और फॉर्मलेस को यूज कर रहा था क्योंकि यहाँ पे 9.2 मिलियन सेक्टर 20 जो कि डेंसली पॉपुलेटेड है, अगर यहाँ पे ह्यूजेक्स भी एक ही झटके में मार जाएंगे तो लू फेंग क्या ही। अब लू फेंग इन सब के बीच में लूप होल्स को निकाला था जो कि मोरोसा उसे बता रहा
था। तो गाइस इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं कि क्या लू फेंग वहाँ पे सेक्टर बीस्ट के अंदर आया, तो देखते लू फेंग कितने सारे सेक्टर बीस्ट को मार पाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।